नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के सीबीटी एग्ज़ाम अभी अगस्त 2022 में होने हैं। फर्स्ट ईयर के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऐसे क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हों। यदि आप भी अगस्त महीने में पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर अप कर लेना। एसी थ्योरी, प्रत्यावर्ती सिद्धांत के इसमें हमने क्वेश्चन रखे हैं। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। आज का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में परिमाण का घूर्ण कौन होता है। सवाल हिंदी में थोड़ा कम समझ में आए हैं, मुझे लगता है इंग्लिश की तरफ ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। सवाल कह रहा है कि विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी जब स्थिर कोणीय वेग हो, जैसे अपने अल्टरनेटरों में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फिक्स रहती है और एंगुलर वेलोसिटी 2π/f से कैलकुलेट होती है, पाई रेडियन में इसको मेजरमेंट लिया जाता है। इसमें वो कह रहा है कि जब ये मान फिक्स होता है तो कौन सी क्वांटिटी या राशि ऐसी होती है जो बदलती है। तो दोस्तों हम प्रत्यावर्ती राशियों के संदर्भ में फेज़र योग करते हैं, इसलिए उस राशि को भी फेज़र क्वांटिटी या फेज़र राशि या फेज़र परिमाण हिंदी में बोल सकते हैं। यानी माइनस प्लस के साथ इसी वैल्यू को अपन रोटेट करवाते हैं। जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तब पॉलीफेज में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, जब आप स्टार और डेल्टा में अंतर समझेंगे तो। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सी करना है आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कह रहा है कि 3 फेज सिस्टम है जिसमें सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट और आभासी शक्ति 5 kVA है, तो रिएक्टिव पावर की गणना करें। देखो, अगर आपको रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला याद हो सही से तो kVAR बराबर आपको क्या करना होता है, kVA की स्क्वायर माइनस किलोवाट की स्क्वायर और दोनों का अंडर निकालना होता है। kVA 5 है, 5 की स्क्वायर आएगा 25, किलोवाट 4 है, 4 की स्क्वायर होगा 16, दोनों का अंतर करके आप अंडर करेंगे तो उत्तर आएगा 3 kVAR। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप इसे कर पाएंगे। सी उत्तर आपका यहाँ सही रहेगा। अगला सवाल कह रहे हैं आपसे, करंट और वोल्टेज के बीच क्या संबंध है। आपको एसी का एक सर्किट दिखाया गया है। आप अगर ध्यान से देखें तो जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है तो करंट अपने मिनिमम मान पर है। इसका मैक्सिमम अगर आप देख रहे हैं तो π/2 है। ठीक है, तो यानी जब वोल्टेज 90 डिग्री पर है देन करंट 0 डिग्री पर है। स्पष्ट पता लग रहा है कि करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है और करंट पीछे भी है। इसका मतलब ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। डी ऑप्शन में ये रहेगा, जबकि अभी इसमें स्पष्ट दिखाया नहीं गया है, इसमें क्लियर ऑप्शन नहीं है क्योंकि पहला प्योर रेजिस्टिव का है तो वो करंट और वोल्टेज इन फेज होता। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला सर्किट अगर होता तो 90 डिग्री का अंतर नहीं होता। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वाला होता तो 90 डिग्री करंट आगे रहता या 90 से कम रहता। तो डी ऑप्शन आपको इसका सही करना है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ आपको इसका उत्तर करना है। अगला सवाल देखिए, 3 फेज एसी परिपथ में शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि का उपयोग हमने किया। 1 वाट मीटर 0 रीडिंग और दूसरा वाट मीटर कुल खपत को दर्शाता है, पावर फैक्टर क्या है। माय डियर, 1 वाट मीटर 0 और दूसरा वाट मीटर अगर कुल शक्ति की रीडिंग देता है देन ऐसा तब होता है जब करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 60 डिग्री हो और
पावर फैक्टर का मान 0.5 हो। आपको यहाँ ए ऑप्शन के साथ जाना है। शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि को आप अच्छे से तैयार करें। इसमें से तो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आप इन्हें क्रॉस मैच ज़रूर करवाइए। अगला सवाल, स्टार जुड़ा 3 फेज भार है, आभासी शक्ति की गणना करनी है। 0.8 का पावर फैक्टर है। देखो आभासी शक्ति की इसने खुद ने इकाई भी बता दी, केवीए होती है, इसलिए हमें पावर फैक्टर बोलें तो कोस फाई और साइन फाई से कोई मतलब नहीं है, उसकी हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना होगा, खाली 3 फेज का सर्किट है इसलिए हमें √3 VLIL करना है, बस उत्तर आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आप कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना और मुझे ज़रूर बताना। ये है आपका आंसर। √3 × 415 × 10 एम्पियर। स्टार है ना, लाइन करंट फेज करंट बराबर ही रहेगी। तो कैलकुलेशन कर लेना और उत्तर का मिलान करना। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई थिंक इसका आंसर आपका डी के समथिंग रहेगा। मिलान कर लेना और मुझे बताना ज़रूर। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, मैं पहले बता रहा हूँ। आप कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान करना, कमेंट करके बताना कि हाँ 5वें क्वेश्चन का आंसर इतना ही आ रहा है क्या। छठा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि फेज सीक्वेंस मीटर का पर्पज़ क्या होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेज सीक्वेंस का देखो सबसे पहली चीज़ होती है कि ये फेज सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। हमें पता लग जाता है कि RYB कौन से है, ताकि जब 2 अल्टरनेटर को या 2 बस बार को हमें समांतर में जोड़ना हो, 2 ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ना हो, तो फेज सीक्वेंस समान होने चाहिए ना, अन्यथा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फेज सीक्वेंस समान है या नहीं वो हमें इसी मीटर से पता लगता है। डी उत्तर आएगा। टू एंश्योर दी करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। 3 फेज कला प्रणाली का फेज क्रम बिल्कुल सही है, ये एंश्योर करने के लिए लगता है। अगला सवाल देखिए, एसी परिपथ में कम पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है। डी ऑप्शन था यहाँ पर, बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, तो वही उत्तर आपको करना है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कैपेसिटर की 2 ऑप्शन है, एक श्रेणी था एक समांतर था। सो याद रखें, पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर पैरेलल में लगता है। इस समय इसे स्टैटिक कैपेसिटर कहते हैं और इसकी जो इकाई होती है वो kVAR होती है, ध्यान रखें, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, और मान इसका उतना ही होता है जितना इंडक्टिव रिएक्टिव पावर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज AC सप्लाई है और 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एक RLC समांतर सर्किट है, इसमें एडमिटेंस की गणना करें जब इस परिपथ में से करंट फ्लो हो सकता है। देखो एडमिटेंस गणना करने का एक फॉर्मूला होता है कि ये इम्पीडेंस के विलोमानुपाती होता है, यानी 1/Z हम कर सकते हैं। Z की गणना करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है आपके सामने, V/I। हालांकि आप इस V/I फॉर्मूले को यहाँ रख भी सकते हैं और I/V बन जाएगा। Z की जगह V रखेंगे तो V यहाँ और I ऊपर, तो आप चाहें तो सीधा भी एडमिटेंस का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 8/240 आपको करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके मिलान करना, आई थिंक इसका ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। फिर भी आप एक बार कैलकुलेट ज़रूर कर लेना और उत्तर इतना ही आ रहा है क्या मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ इस 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है क्या। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, फॉर्मूला या तरीका यही रहेगा। दोनों में से कैसे भी आप तरीका अपनाएं कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
प्रतिरोध 15 ओम का है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम का है। परिपथ का पावर फैक्टर ज्ञात करें। देखो, पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए R/Z फॉर्मूला आपको लगाना होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं R तो 15 दिया हुआ है लेकिन Z नहीं है। Z कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला R² प्लस x की स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट निकालना है। 15 की स्क्वायर आप करेंगे 225, 20 की स्क्वायर आप करेंगे 400 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 और 625 का अंडर रूट कितना आएगा 25। कैलकुलेशन करेंगे तो पावर फैक्टर का आंसर आएगा 0.6, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन में आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सी कर देना है। 0.6 जो है आपका सही उत्तर यहाँ रहेगा। 10वां सवाल आपके सामने है। परिपथ की इम्पीडेंस पूछी है, RLC तीनों दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना होगा, सेम वही फॉर्मूला R² और XL सार्वनुपात XC करना होगा और पूरे का होल स्क्वायर। यानी इन दोनों में आपको क्या करना है, XL XC में से डिफरेंस करना होता है। बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे और माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर अपन R देखें तो R की 5 है, 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगी। XL 36 है, XC 24 है, दोनों का अंतर 12 आया और 12 की स्क्वायर जो होती है वो 144 होती है। दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा और 169 का अंडर रूट कितना आता है 13 ओम। कैलकुलेशन करके आप इसका मिलान ज़रूर कर लेना। तो बस दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट हमारे 10 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।